हुआ क्या था उस रात? हमारे स्रोतों के मुताबिक तारीख थी 19 सितंबर 2020। जगह थी बेगूसराय का तेघड़ा थाना क्षेत्र और गांव का नाम था बजलपुरा। और जो सबसे जरूरी बात है वो है समय। घटना हुई थी रात के ठीक 2 बजे। शिकायत करने वाले थे राजेश सिंह और उनके चाचा लक्ष्मी सिंह अपने मचान पर सो रहे थे। मचान मतलब वो जो खेतों की रखवाली के लिए बनाते हैं, ऊंचा सा। हाँ, वही। और आरोप ये था कि उसी गांव के 2 लोग, विजय सिंह और नरेश सिंह, वहां पहुंचे और धारदार हथियार से काटकर लक्ष्मी सिंह की हत्या कर दी। मतलब एक पीड़ित, 2 नामजद आरोपी, और दावा था कि इसे होते हुए देखा गया है। यहीं पर एक तजुर्बेकार वकील या पुलिस वाले के दिमाग में आप कह सकते हैं 2 खतरे की घंटियां बजने लगती हैं। अच्छा। पहली, जैसा आपने कहा, रात के 2 बजे, घुप अंधेरा। हाँ। ऐसे में सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल उठता है पहचान का। क्या किसी को साफ साफ पहचानना मुमकिन है? और दूसरी बात, पीड़ित और आरोपी सब एक ही गांव के हैं। हाँ, ये तो है। छोटे शहरों और गांव के मामलों की एक खासियत होती है कि वहां कोई भी घटना अलग थलग नहीं होती। उसके पीछे सालों, बल्कि कभी कभी तो पीढ़ियों पुरानी कहानियों का एक जाल बुना होता है। कोई पुरानी रंजिश। हाँ, कोई जमीनी झगड़ा। और ये चीज केस को बहुत ज्यादा पेचीदा बना देती है। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। तो मामला पुलिस से होते हुए बेगूसराय की जिला अदालत पहुंचा। सुनवाई कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज 9 गौरव आनंद। अब यहां से कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील ने अपना केस साबित करने के लिए गवाहों की एक लंबी लाइन लगा दी। कुल 8 गवाह पेश किए गए। 8? जी। इनमें इंदु देवी, सीता देवी, सरिता देवी और प्रीति देवी थीं, जो शायद परिवार की महिलाएं थीं। खुद शिकायत करने वाले राजेश सिंह भी थे। एक और गवाह कैलाश सिंह, फिर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर राजू और केस की जांच करने वाले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अमर कुमार। वाह! मतलब परिवार, पड़ोसी, डॉक्टर, पुलिस, प्रोसिक्यूशन ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हाँ, कागज पर देखें तो ये एक एयर टाइट केस लगता है। बिल्कुल। आपके पास चश्मदीद होने का दावा करने वाले लोग हैं, मौत की वजह बताने वाला डॉक्टर है और पूरी जांच का ब्यौरा देने वाला पुलिस अफसर है। किसी भी प्रोसिक्यूटर के लिए ये कह सकते हैं ड्रीम सिचुएशन है। लेकिन एक कोर्ट रूम सिर्फ कागजों पे नहीं चलता। वो एक थिएटर की तरह होता है जहां हर कहानी को चुनौती दी जाती है। और एक मजबूत दिखने वाली कहानी में भी एक अच्छा डिफेंस लॉयर कोई ना कोई झोल, कोई ना कोई दरार ढूंढ ही लेता है। और लगता है इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है, जब बचाव पक्ष के वकील आफताब आलम ने इन 8 गवाहों से जिरह यानी क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू किया। हमारे सोर्स में एक लाइन है जो सब कुछ बयां कर देती है। वो लिखती है, इस क्रॉस एग्जामिनेशन ने पूरे केस को डाउटफुल बना दिया। बस एक मजबूत किला जिरह के कुछ सवालों से दरकने लगा। और यही किसी भी ट्रायल का सबसे अहम हिस्सा होता है। डायरेक्ट एग्जामिनेशन में तो गवाह प्रोसिक्यूशन के सिखाए पढ़ाए हिसाब से अपनी कहानी सुना देता है। हाँ। असली परीक्षा तो क्रॉस एग्जामिनेशन में होती है। इसका मकसद ये साबित करना नहीं होता कि गवाह झूठ बोल रहा है। नहीं, इसका मकसद जज के दिमाग में सिर्फ एक वाजिब शक पैदा करना होता है, अ रीजनेबल डाउट। और ऐसा लगता है वकील आफताब आलम इसी कलाम में माहिर थे। तो सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा किया कैसे? वो कौन से धागे थे जिन्हें खींचने से पूरा केस ही उधड़ गया? हमारे पास जो जानकारी है वो 2 मुख्य वजहों की तरफ इशारा करती है। पहली वजह सुनने में बहुत मामूली लगती है, चूंकि घटना रात की थी। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, हत्या जैसा गंभीर आरोप है और केस सिर्फ इसलिए कमजोर हो गया क्योंकि घटना रात की थी। क्या ये अकेली वजह काफी होती है? ये सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब है हाँ, अक्सर ये काफी होती है। सच में? हाँ, देखिए, एक आम आदमी सोचेगा देखा तो देखा, दिन हो या रात। पर कानून इसे ऐसे नहीं देखता। एक अच्छा वकील सिर्फ ये नहीं पूछेगा क्या आपने उन्हें देखा। हाँ। वो पूछेगा, आप कह रहे हैं कि आपने रात के 2 बजे 50 गज दूर से विजय सिंह को पहचाना? अच्छा, बताइए उस रात चांद निकला था, अमावस थी या पूर्णिमा? अरे बाप रे। क्या पास में कोई बल्ब जल रहा था? अगर हाँ तो कितनी दूर था और कितने वॉट का था? इतने सारे सवाल। बिल्कुल। आपने जो आवाज सुनी वो कितनी साफ थी? और जैसे ही गवाह इनमें से 2-3 सवालों पर अटकता है या अलग अलग गवाह अलग अलग जवाब देते हैं तो उनकी गवाही की विश्वसनीयता पे एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। जज ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या गवाह सच में जो कह रहा है वो उसने देखा है
या अंधेरे में अंदाजा लगा रहा है या फिर किसी के कहने पर बोल रहा है? समझ गई। पहचान का सबूत जो केस की नींव होता है वही कमजोर पड़ जाता है। मतलब सीधे नींव पर ही हमला कर दिया। और दूसरी वजह क्या थी जिसने इस केस को और कमजोर किया? दूसरी वजह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। वो ये थी कि दोनों पक्षों के बीच पहले से जमीनी विवाद चल रहा था। लेकिन रुकिए, क्या ये बात तो प्रोसिक्यूशन के हक में नहीं जानी चाहिए थी कि देखिए इनके बीच पहले से दुश्मनी थी, जमीन का झगड़ा था, तो हत्या का एक साफ साफ मोटिव यानी मकसद तो था। हाँ, और प्रोसिक्यूशन ने यही तर्क दिया भी होगा, जरूर दिया होगा। लेकिन यही तो एक अच्छे वकील की पहचान है। वो प्रोसिक्यूशन के सबसे मजबूत हथियार को ही उसका सबसे कमजोर हथियार बना देता है। वो कैसे? बचाव पक्ष के वकील ने इस तथ्य को पूरी तरह से पलट दिया होगा। उनकी दलील कुछ ऐसी रही होगी, योर ऑनर, ये हत्या का मामला है ही नहीं। अच्छा, ये सालों से चल रहे एक जमीनी विवाद का नतीजा है। शिकायत करने वाला पक्ष जानता है कि वो दीवानी अदालत में ये जमीन का केस हार रहा है, इसलिए उन्होंने मेरे मुवक्किलों को एक झूठे मर्डर केस में फंसाकर बदला लेने की और दबाव बनाने की कोशिश की है। वाओ, मतलब एक ही तथ्य की दो बिल्कुल अलग अलग व्याख्याएं। बिल्कुल। एक तरफ हत्या का मकसद और दूसरी तरफ झूठे केस में फंसाने का मकसद। एकदम सही। और जैसे ही जज के सामने ये दूसरी थ्योरी आती है, केस की पूरी तस्वीर बदल जाती है। अब जज के सामने सिर्फ ये सवाल नहीं है कि लक्ष्मी सिंह को किसने मारा। अब एक नया और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्या ये गवाह भरोसे के लायक हैं या ये पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए अदालत का इस्तेमाल कर रहे हैं? और जैसे ही गवाहों की नीयत पर शक पैदा होता है, प्रोसिक्यूशन का पूरा केस ताश के पत्तों की तरह ढहने लगता है। मैंने अपने करियर में ऐसे कई केस देखे हैं जहां अभियोजन पक्ष दर्जनों गवाह ले आता है, लेकिन एक अच्छा डिफेंस लॉयर बस एक धागा खींचता है, जैसे कोई पुराना विवाद, और पूरा केस उधड़ जाता है। तो मतलब रात के अंधेरे की वजह से पहचान पर शक, हाँ, और पुराने जमीनी विवाद की वजह से गवाहों की नीयत पर शक, इन दो बातों ने मिलकर केस की हवा निकाल दी। बिल्कुल। ये क्लासिक डिफेंस स्ट्रैटेजी है। अगर आप ये साबित नहीं कर सकते कि आपके मुवक्किल ने ये नहीं किया, तो आप ये साबित कर दीजिए कि प्रोसिक्यूशन की कहानी में इतने झोल हैं कि उस पर यकीन ही नहीं किया जा सकता। तो इन तमाम दलीलों, गवाहियों और तीखी जिरह के बाद जब धुआं छटा, तो जज गौरव आनंद ने दोनों पक्षों को सुना, सबूतों को तौला और उन सभी संदेहों पर गौर किया जो बचाव पक्ष ने उठाए थे। और अंत में उन्होंने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने दोनों आरोपियों विजय सिंह और नरेश सिंह को रिहा कर दिया, बरी कर दिया। और फैसले का आधार? वही तीन शब्द जिन पर हम शुरू से बात कर रहे हैं, संदेह का लाभ। यहाँ ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि संदेह का लाभ देकर बरी करने का मतलब क्या होता है। ये एक बहुत बारीक बात है। अदालत ये नहीं कह रही कि विजय और नरेश सिंह निर्दोष हैं। अच्छा। अदालत ये भी नहीं कह रही कि इन्होंने हत्या नहीं की। अदालत सिर्फ एक बात कह रही है, और वो ये है कि सरकारी वकील इनके अपराध को हर वाजिब शक से परे साबित नहीं कर पाया। मतलब सबूत पर्याप्त नहीं थे या कहानी में विरोधाभास बहुत ज्यादा थे? बिल्कुल। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बुनियाद एक सिद्धांत पर टिकी है, वो क्या है? ये कहता है, भले ही 10 दोषी छूट जाएं, पर एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। इसी एक लाइन की वजह से सजा देने का पैमाना बहुत बहुत ऊंचा रखा गया है। प्रोसिक्यूशन को अपना केस 100% साबित करना होता है, 100%। जबकि डिफेंस को बस एक वाजिब शक, एक रीजनेबल डाउट पैदा करना होता है। अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो केस खत्म। और इस मामले में रात का समय और पुराना विवाद, ये दोनों मिलकर वो वाजिब शक पैदा करने के लिए काफी थे।